हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज हम लेके आए आप लोगों के लिए टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, कृपया करके आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा तथा लाइक कर दीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी या फिर ट्री टोपोलॉजी। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेश टोपोलॉजी में जो होता है कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं और इसी कारण से यहाँ पर जो केबल का खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए मेश टोपोलॉजी को सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव टोपोलॉजी भी बोला जाता है। और कंप्यूटर डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट होने के कारण यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा कम होता है तथा इसको सबसे ज़्यादा विश्वसनीय टोपोलॉजी भी बोला जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा जा रहा है कि ई गवर्नेंस के कितने प्रकार हैं। जो आपका ई गवर्नेंस होता है वो कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन ए है 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग या 7 भाग। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ई गवर्नेंस को टोटल 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर बात करें ये 4 भाग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला भाग हो जाता है G2C, गवर्नेंट टू सिटीजन, तथा दूसरा भाग इसका है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, तथा तीसरा भाग है G2G, गवर्नेंट टू गवर्नमेंट, तथा चौथा लास्ट और आखिरी भाग है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर G2E है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि G2E की फुल फॉर्म क्या होती है, तो G2E की फुल फॉर्म होती है आपकी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं है। अभी हमने आप लोगों को बताया था ई गवर्नेंस के टोटल 4 प्रकार हैं। अब पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं है। आपका G2C जो हो गया, आप गवर्नमेंट टू सिटीजन हो गया, होता है आपका। G2B भी होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, तथा B2B जो है आपका ये कोई भी गवर्नेंस का प्रकार नहीं होता, तथा लास्ट वाला भी G2E है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ये भी होता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। B2B कोई भी ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP की शुरुआत कब हुई। नेशनल ई गवर्नमेंट योजना की शुरुआत कब हुई। 2004 में, 2006 में, 2008 में या फिर 2010 में। यहाँ पर जो आपकी ई गवर्नेंस योजना थी वो 2006 में स्टार्ट हुई थी। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो आपकी ई गवर्नेंस योजना है वो सन 2010 में स्टार्ट की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वायरस जो किसी खास समय या टाइम पर चलता है उसे कहा जाता है। आप लोगों को उस वायरस का नाम बताना है जो एक पार्टिकुलर टाइम पे चलता है, उसे क्या बोला जाता है। वार्म, माइक्रोवायरस, टाइम बम या ट्रांसवेयर। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टाइम बम। टाइम बम को एक शेड्यूल दिया जाता है कि एक पार्टिकुलर टाइम पे एक्टिव हो जाता है और आपके पीसी या लैपटॉप को क्षति पहुंचा देता है। तो टाइम बम आपको ध्यान रखना है कि ये एक खास समय या खास टाइम के पर चलता है। इसको शेड्यूल कर दिया जाता है इस प्रकार से, जब वो टाइम आता है तब ये एक्टिव हो जाता है आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर और वहाँ पर फाइलों को करप्ट करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर 2 रंगीन पिक्सल्स के बीच की दूरी को कहा जाता है। जो आपकी स्क्रीन होती है वहाँ पर 2 पिक्सल होंगे, तो उनके बीच की जो दूरी होगी उसको क्या बोला जाता है। डेंसिटी, घनत्व, पिक्सल्स, स्क्रीन रेजोल्यूशन या डॉट पिच। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा डॉट पिच। ठीक है, डॉट पिच को बोला जाता है, 2 रंगीन पिक्सल्स के बीच की दूरी को डॉट पिच बोला जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि TLS और SSL क्या है। आप लोगों को बताना है कि जो TLS है और आपका SSL है वो क्या है। वेब सर्वर है, लेयर्स ऑफ इंटरनेट है, क्रिप्टोग्राफिकल प्रोटोकॉल है या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल है आपका। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि TLS और SSL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो देख लेते हैं। TLS और SSL की जो फुल फॉर्म होती है, यहाँ पर TLS की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, तथा वहीं पे SSL की आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक क्लाउड का प्रकार नहीं है। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन एक क्लाउड का प्रकार नहीं है। प्राइवेट, निजी, पब्लिक, प्रोटेक्टेड या हाइब्रिड।
आप लोगों को बता दें कि जो क्लाउड है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो क्लाउड के जो हैं वो 3 प्रकार होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लाउड क्या होता है। तो क्लाउड एक प्रकार का इंटरनेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोटेक्टेड कोई भी क्लाउड का प्रकार नहीं होता है। जो आपका प्राइवेट होता है, निजी होता है, यहाँ पर जो आपकी कंपनीज होती हैं वहाँ पर उनका निजी डाटा स्टोर रहता है। जो आपका पब्लिक होता है, इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो हो जाएगा आपका गूगल ड्राइव, ठीक है। इस पे पब्लिक के लोग अपना डाटा अपलोड कर सकते हैं। तथा जो हाइब्रिड होता है वो प्राइवेट और पब्लिक, वहाँ पर प्राइवेट भी और पब्लिक दोनों प्रकार के डाटा स्टोर किए जाते हैं। तो क्लाउड को 3 भागों में डिवाइड किया गया, प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टेड हो जाएगा। प्रोटेक्टेड कोई भी क्लाउड का आपका प्रकार नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी खुद की एक क्लाउड सर्विस लॉन्च की थी। आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस का नाम बताना है। ऑप्शन ए है वन क्लाउड, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ऑप्शन नंबर डी है माइक्रोसॉफ्ट वेयर। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपनी खुद की क्लाउड सर्विस स्टार्ट की थी उसको नाम दिया था माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से मजबूत वायरलेस सुरक्षा है। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी मजबूत वायरलेस सुरक्षा है। WPA, WPA, WPA2, WPA3। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपका WPA की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर WPA की जो फुल फॉर्म हो जाती है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस हो जाती है, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन की आंसर की बात कर लें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। WPA3 जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत वायरलेस सुरक्षा होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं। जो कंप्यूटर में वायरस होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं या उनको कितने कैटेगरी में बांटा गया है, 5, 10, 12 या फिर 8। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 प्रकार के होते हैं आपके कंप्यूटर वायरस। जैसे कि हो गया आपका बूट सेक्टर वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, मैक्रो वायरस, रूट किट वायरस, ओवरराइड वायरस। इस प्रकार से आपके टोटल जो होते हैं वो 10 प्रकार के वायरस होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ओपन वैलेट है। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ओपन वैलेट है। एम पैसा है आपका, एम रुपी है, पेटीएम है या मूवीक्विक है। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एम पैसा जो है आपका एक ओपन वैलेट है और इसका जो पेरेंटल कंट्रोल है इस समय वो फ्लिपकार्ट के पास है तथा फ्लिपकार्ट को भी खरीद लिया है वॉलमार्ट ने। फ्लिपकार्ट के जो 77% शेयर्स हैं वो वॉलमार्ट ने खरीद लिए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे पहला यूपीआई ऐप कौन सा था। आप लोगों को बताना है कि इंडिया का सबसे पहला यूपीआई ऐप कौन सा था। भीम ऐप था, फोन पे था, पेटीएम था या फिर एम पैसा था। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोन पे यूपीआई जो है वो भारत का सबसे पहला ऐप था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। IMPS का पूर्ण रूप क्या है। आप लोगों को बताना है कि जो IMPS है उसकी फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम या फिर ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट पेमेंट सिस्टम। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है IMPS का फुल फॉर्म। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम फंड ट्रांसफर सुविधा प्रदान करता है। आप लोगों को बता दें जो पेमेंट मेथड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आपका NFT के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है मनी, RTGS के थ्रू हो जाती है तथा IMPS के थ्रू हो जाती है। अगर इन सब में बात कर लें सबसे पहला कौन सा लॉन्च हुआ था तो आपका RTGS है वो सन 2004 में लॉन्च किया गया था। वहीं पर अगर बात कर लें NEFT की तो ये 2005 में लॉन्च किया गया तथा अगर बात कर ले IMPS की तो ये आपका 2010 में लॉन्च किया गया। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐप जो है वो रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र की सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा IMPS हो जाएगा। अभी आप लोगों को बताया था हमने कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
पूछा जा रहा है कि पावर पॉइंट में आप स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेनू दिखा सकते हैं। किस प्रकार से दिखा सकते हैं आप पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेनू किस प्रकार से दिखा सकते हैं? फॉर्मेटिंग टूल पर क्लिक करके, वर्तमान स्लाइड पर राइट क्लिक करके, वर्तमान स्लाइड पर एक राइट आइकन पर क्लिक करके, या फिर ए तथा बी दोनों। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्तमान स्लाइड पर राइट क्लिक करके आप स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेनू शो कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि इज इक्वल टू राउंड 175 कामा -2 का मान क्या होगा? राउंड फार्मूला काफ़ी पॉपुलर है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि राउंड फार्मूला जब लगाएंगे 175 कामा -2 तो इसका मान क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, या फिर 180 हो जाएगा। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 200 हो जाएगा इसका मान। अगर आप लोगों को इसका फार्मूला जानना है तो आप लोग कमेंट कर देना, तो हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे किस प्रकार से राउंड फार्मूला काम करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एटीएम का आविष्कार किसने किया? आप लोगों को बताना कि जो आपका एटीएम है उसका डेवलपमेंट किसने किया था? ऑप्शन ए है जॉन एड्रियन शेफर्ड बैरोन, ऑप्शन बी है जैक किल्बी, ऑप्शन सी है विलियम शोकले, तथा लास्ट ऑप्शन है रे टॉमिल्सन। यहाँ पर एटीएम का आविष्कार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जॉन एड्रियन शेफर्ड बैरोन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। याहू मेल में कितने एमबी तक की फाइल अटैच करके भेज सकते हैं? आप लोगों को बताना है कि जो याहू मेल होता है वहाँ पर कितने एमबी की फाइल अटैच करके भेज सकते हैं? 15 एमबी की, 18 एमबी की, 20 एमबी की, या फिर 25 एमबी की। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 एमबी की फाइल को अटैच करके याहू मेल के थ्रू हम सेंड कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप लोगों को बताना है कि क्या लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ट्रू है या फॉल्स? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू। लिब्रे ऑफिस जो है वो एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि एनआईक का आविष्कार किस वर्ष हुआ? एनआईक का आविष्कार किस सन में हुआ? 1963, 1946, 1942, 1965। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 हो जाएगा। एनआईक का जो आविष्कार डेवलपमेंट हुआ था वो 1946 में हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? आप लोगों को बताना है जो पंच कार्ड है उसका डेवलपमेंट किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, हरमन होलरिथ ने, जोसेफ ने, या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पर बता दें आप लोगों को पंच कार्ड का जो आविष्कार है वो हरमन होलरिथ ने किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि कैश मेमोरी SRAM से बनी होती है। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि क्या कैश मेमोरी जो होती है वो SRAM से बनी होती है? ट्रू है या फॉल्स? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। जो कैश मेमोरी होती है वो आपकी SRAM से बनी होती है, इसी कारण से कैश मेमोरी को सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेमोरी भी बोला जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आप लोगों को बताना है कि इंडिया का जो नवीनतम सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? परम है, प्रत्यूष है, पदुम है, या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्यूष जो है वो इंडिया का सबसे नवीनतम जो है सुपर कंप्यूटर है। वहीं पर बात कर लें जो इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 था, जिसको सीडेक कंपनी ने बनाया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोम किस प्रकार के डेटा को केवल एक बार लिखा जा सकता है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रोम के किस प्रकार के डाटा को केवल एक बार लिखा जा सकता है? ईपी रोम में, ईईपी रोम में, पी रोम में, या फिर ऑल ऑफ एबव। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पी रोम। ये जो रोम है आपकी वो रीराइटेबल नहीं है, यहाँ पर केवल एक बार ही डाटा को लिखा जा सकता है तथा रीड हम बार बार कर सकते हैं, लेकिन लिखा एक ही बार जा सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था? जो आपका सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो किस सन में डेवलप किया गया था? 1950 में, 1945 में, 1954 में, या फिर 1952 में। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1950 में जो आपका सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो डेवलप किया गया था।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? आर्मोस, जीनोस, जीमोस या फिर मैक ओएस। यहाँ पर जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो आपका जीमोस था, जो कि सन 1950 में डेवलप किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया? आप लोगों को बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो किस सन में डेवलप किया गया था? 1990 में, 1991 में, 1985 में या फिर 1986 में। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका 1985 में डेवलप किया गया था। ध्यान रखना है आप लोगों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। MS DOS कब विकसित किया गया? आप लोगों को बताना है कि जो MS DOS है वो किस सन में डेवलप किया गया था? 1980 में, 1981 में, 1985 में या फिर 1978 में। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। MS DOS 1981 में डेवलप किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि डॉस को विकसित करने वाला कौन था? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डॉस को किसने डेवलप किया था? टिम पीटरसन ने, माइक्रोसॉफ्ट या IBM ने या फिर हरमन होलरिथ ने। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा डॉस को टिम पीटरसन ने डेवलप किया था। और किस सन में किया था? 1981 में डेवलप किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला डाटा और प्रोग्राम कहाँ उपलब्ध रहता है? जो आपका कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला डाटा है वो कहाँ पर स्टोर रहता है? कंट्रोल यूनिट में, प्रोसेसिंग यूनिट में, स्टोरेज में या फिर इनपुट में। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टोरेज में स्टोर रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। GIGO क्या होता है? गीगो क्या होता है? ऑप्शन ए है गार्बेज इनपुट गुड आउटपुट, ऑप्शन बी है गुड इनपुट गुड आउटपुट, ऑप्शन सी है गार्बेज इन गार्बेज आउट। यहाँ पर आपकी मिस्टेक है थोड़ी सी स्पेलिंग, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। तो यहाँ पर जीजो जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा आप इनपुट करोगे वैसा ही कंप्यूटर आउटपुट देगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइस को गति के आधार पर अवरोही क्रम में लिखिए। काफ़ी सोच समझ के आंसर देना है इसका। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइस को उसकी गति के आधार पर अवरोही क्रम में लिखें। रैम, HDD, फ्लॉपी, कैश। बढ़ते हुए क्रम में लिखें, वो घटते हुए क्रम में इसको लिखना है आप लोगों को। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहला आपका जो आ जाएगा वो कैश मेमोरी आ जाएगा, फिर रैम आ जाएगा, फिर HDD यानी कि हार्ड डिस्क आ जाएगा तथा सबसे लास्ट में आपकी फ्लॉपी हो जाएगी। जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है यहाँ पर वो कैश है, उसके बाद रैम है तथा उसके बाद आपकी हार्ड डिस्क हो जाएगी तथा सबसे लास्ट में फ्लॉपी हो जाएगी। वहीं पर इसको आरोही क्रम में अगर सजाना होता तो हम सबसे पहले फ्लॉपी को रखते, उसके बाद हार्ड डिस्क को रखते, फिर रैम को रखते तथा सबसे लास्ट में हम कैश मेमोरी को रखते। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि पहली बार CD बाजार में कब आया? कॉम्पैक्ट डिस्क इसकी फुल फॉर्म होती है, जो आपकी CD होती है कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है। पूछा जा रहा है कि किस सन में ये बाजार में अवेलेबल हुआ? 1984, 1982, 1978 या फिर 1976। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1982 में CD आपका बाजार में उपलब्ध हो गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। DVD की शुरुआत कब हुई? आप लोगों को बताना है कि जो आपकी DVD है उसकी शुरुआत कब हुई? 1980 में, 1990 में, 1995 या फिर लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 1994। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1995 में DVD की शुरुआत हुई थी तथा CD की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 1982 में हो गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि ARPANET किस वर्ष लॉन्च किया गया था? आप लोगों को बताना है कि जो ARPANET था वो किस सन में लॉन्च किया गया था? 1960 में, 1969 में, 1971 में या फिर 1968 में। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। जो आपका ARPANET है वो अमेरिका में डेवलप किया गया था, उसकी डिफेंस ने इसको डेवलप किया था सन 1969 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
पूछा जा रहा है कि प्रोग्राम और स्टोरेज स्पेस साझा करने के लिए कई कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटरकनेक्शन, नेटवर्क या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेटवर्क का एग्जाम्पल हो जाएगा ये। ठीक है, जो प्रोग्राम और स्टोरेज स्पेस साझा करने के लिए कई कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक प्रकार का नेटवर्क का एग्जाम्पल होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर डिवाइस कौन सी है? आप लोगों को बताना है कि जो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर डिवाइस है वो कौन सी डिवाइस है? ईथरनेट कार्ड, एनआईसी, मॉडेम या फिर लैन कार्ड। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेटर, और डीमॉड्यूलेटर जो है आपकी वो मॉडेम हो जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दो प्रणालियों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है जब सिस्टम विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हों? हब, ब्रिज, गेटवे या फिर रिपीटर। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेटवे। गेटवे का प्रयोग किया जाता है जब सिस्टम विभिन्न प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे हों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा संचार मोड दो तरफा यातायात का समर्थन करता है लेकिन एक समय में केवल एक दिशा में? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कौन सा संचार मोड दो तरफा यातायात का समर्थन करता है लेकिन केवल एक ही समय में, केवल एक समय में एक ही दिशा में? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स जो है वो दो तरफा यातायात का समर्थन करता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में। अगर इसका एग्जाम्पल की बात कर लें तो वॉकी टॉकी हो जाएगा आपका। वॉकी टॉकी में देखा होगा आप लोगों ने, वहाँ पर एक तरफ से जब बंदा बोलता है तो एक तरफ सुनाई देता है, जब वो बात ख़त्म कर देता है तब ओवर इन आउट बोलता है, तब जाके दूसरी तरफ से बंदा अपना रिप्लाई दे सकता है। फुल डुप्लेक्स की बात कर लें तो ये आपका फ़ोन हो जाता है। फ़ोन इसका सही एग्जाम्पल है। फुल डुप्लेक्स यानी कि दोनों तरफ किसी भी टाइम में आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर सिंप्लेक्स की बात कर लेते हैं तो आपका टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये संचार मोड हो जाएंगे। तो ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल GS ज्ञान 247 को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।